संगोष्ठी है वाला अटेंड करेंगे। जैसे रायपुर, बिलासपुर, कवर्धा, सरगुजा, बतौली, रायपुर, राजनांदगांव, महासमुंद, रायगढ़, मुंगेरी, पेंड्रा, ऐसे छत्तीसगढ़ के सबों जिला में सबों विद्यार्थी शोभार्थी मन आई हैं और ये 3 दिन से राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल हुए हैं। और आज के हमारे अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि श्री राहुल कुमार सिंह सर आज के हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे बीच विराजमान हैं। और इसके साथ साथ आज के अध्यक्षता के लिए कुलपति पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रोफेसर केसी राज वर्मा सर हमारे बीच उपस्थित हैं। आप दोनों जन के जौहार के अभिनंदन है, स्वागत है। और इन कड़ी में आज स्वागत हमारे परंपरा है कि हमारे सबसे पहले अपन पहुना मन के स्वागत सत्कार करते हैं। अपन मन के हमारे पहुना मन के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँ। तो स्वागत है साथ में से डॉक्टर मधुलता बारा मैम का आमंत्रित करना चाहूँ। आज के विशिष्ट अतिथि श्री राहुल कुमार सिंह सर के स्वागत के लिए मैं पुनः मधुलता बारा मैम और श्रीमती राष्ट्रीय स्पोर्ट्स संगोष्ठी में मतलब बहुत कुछ देखे बस सीखे मन आज के समय से जोड़ के सीखे हैं कि कैसे कैसे पुराना टाइम में होत रही से कैसे हमारे जो सियान मन रही है मतलब आगे सिखाई है कि हमारे समय में ऐसे ऐसे होत रही से और आज के समय से वाला जोड़ के हमारे बीच में अपन वक्तव्य रखें अपन सर से अभी ही फिलहाल किताब मेला में मोड़ मिलना मिली से और मैं सर वाला सुनने के भी मौका मिली से। और वही अनुभव से मैं बताना चाहूँ कि राहुल सर ला सुनना मतलब बहुत ही एक अद्भुत फीलिंग है और अनुभव बहुत अच्छा है। का बल्कि सर जो भी होकर व्याख्यान करते सर के वो पुरातत्वविद इतिहास और संस्कृति के वो पहलू ला दर्शाते हैं जिन हमारा किताब में देखे पर नहीं मिले, पढ़े पर नहीं मिले, सुने पर नहीं मिले। तो ये हमारे मन के सौभाग्य है कि आज हमारा सर ला लाइव सुने का मौका मिले। तो बहुत ही आभार के साथ सर सम्मान में सर ला अपन वक्तव्य के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। जोरदार ताली डॉक्टर राहुल सिंह सर की कुलपति महोदय वर्मा जी, शैल शर्मा मैडम, डॉक्टर गौतम, आप सभी महानुभाव और छात्र छात्रा विद्यार्थी, ये विश्वविद्यालय के सब प्राध्यापक, फैकल्टी मेंबर्स, हमारे साथी मित्र, मैं छत्तीसगढ़ी ऊपर बात करना है लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपन वक्तव्य हिंदी में दूँ। एक बात के आग्रह जो मैं करना चाहता है आखिर मोल एक बार दोहरा भी दी हूँ कि अक्सर होता है कि माइक पाके हमारे के छत्तीसगढ़ी चालू होते और जैसे है माइक के उतरे तहाँ हिंदी में आ जाते। तो मैं उनका उल्टा काम करना चाहता हूँ। मैं अपन घर में घूमत फिरत में छत्तीसगढ़ी के अलावा दूसरा कुछ बोले में मोला दिक्कत होते, लेकिन माइक में मोड़ पर ज़्यादा आसान हिंदी का होता है। विषय भी ऐसा है और मैं मानता हूँ कि अच्छा चीज़ हिंदी में बोलना ठीक होगी तो आप मन अनुमति देवा। मातृभाषा दिवस से आरंभ हुए है ये कार्यक्रम में और एवं सब भाषा विज्ञानी मन के बीच में कुछ हमारे का लोग मतलब बोले के मौका दिए गए हैं और मैं मानता हूँ कि ऐसा कुछ बात जो है नियमित सिलेबस के हिस्सा न है जिला कक्षा में नहीं पढ़ाया जाए। तो ऐसा सब बात मतलब ऐसा सेमिनार में होते या हमारे पास लोग मतलब कहे जाते बातचीत करे पर कहे जाते कि कुछ ऐसा चीज़ अगर इस तरह से हम उसको समझने की कोशिश करें कि एक भाषा विज्ञान में प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं है या भाषा विज्ञान का सीधे सीधे अध्येता नहीं है, भाषा का इस्तेमाल तो वो भी करता है। तो भाषा विज्ञानी शायद हम लोगों की बात से ये देखना समझना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो भाषा विज्ञान का अध्येता नहीं है, जो भाषा विज्ञान को शास्त्र के रूप में नहीं जानता है, नहीं पढ़ता है,
वो भाषा को किस तरह से देखता है, क्योंकि भाषा को बरतता तो वो भी है, और अगर कोई भाषा को बरत रहा है तो वो भाषा किस तरह से इस्तेमाल करता है, भाषा को लेके उसकी क्या दृष्टि होती है, वो शायद ये देखने का प्रयास होता है। यहाँ अपने बात के आरंभ में मैं मेहरोत्रा सर को याद करूँगा। इस परिसर में आने पे मेहरोत्रा सर को स्मरण इस अवसर पर अवश्य किया जाता है। लगभग सभी लोगों ने उनके काम का जिक्र किया, और गुरुओं के साथ गुरुतुल्य काव्योपाध्याय हीरालाल जी, राय बहादुर हीरालाल जी, डॉक्टर भालचंद्र राव तैलंग, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी हल्बी भद्दी बोली का जो उनकी पुस्तक है, जो पुस्तक मुझे लगता है कि आरंभिक कामों में से एक है और जिसका बार बार उपयोग होता रहा है, उनका काम। डॉक्टर शंकर शेष जी, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, और एक नाम मैं विशेष रूप से लेना चाहूँगा डॉक्टर शीतला प्रसाद वाजपेयी जी का। मैं विद्यार्थियों से जानना चाहूँगा, डॉक्टर शीतला प्रसाद वाजपेयी जी के काम से आप लोगों में से कोई परिचित है क्या? डॉक्टर शीतला प्रसाद वाजपेयी जी के नाम से, उनके काम से पहले सत्र में मैंने इनको बताया है, तब तो याद रहना चाहिए। डॉक्टर शीतला प्रसाद वाजपेयी जी टेक्निकली दूसरे या तीसरे, लेकिन यूँ शायद इस विश्वविद्यालय के आरंभिक डॉक्टरेट डिग्री होल्डर में से थे। 1967 में 67 में उन्हें पीएचडी मिली थी, और उन्होंने रायपुरी डायलेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इस टॉपिक पे, छत्तीसगढ़ ही पे जो शोध किया था वो अंग्रेजी में किया था। ये आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन उस समय की जो परंपरा थी, और एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है फादर कामिल बुल्के का। वैसे फादर कामिल बुल्के अपने को बाबा बुल्के कहलाना चाहते थे, फादर कहलाना उनको पसंद नहीं था। फादर कामिल बुल्के जब रामकथा पे अपना शोध कर रहे थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, वहाँ डी.फिल की डिग्री दी जाती थी, वो पीएचडी कर रहे थे। उन्होंने अपनी पीएचडी हिंदी में की, और तब तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कोई भी पीएचडी यानी डी.फिल की डिग्री के लिए जो शोध प्रबंध जमा होता था, वो शोध प्रबंध अंग्रेजी में जमा होता था। और ये बुल्के जी की जिद थी कि वो हिंदी में अपनी पीएचडी सबमिट करेंगे, थीसिस सबमिट करेंगे। इसके लिए डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का नाम हिंदी पाठालोचन में और हिंदी के साहित्य अध्ययन में नाम बहुत श्रद्धा से लिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। और माता प्रसाद गुप्त जी ने उस समय धीरेन्द्र वर्मा जी की मदद ली, और तब वो दौर था डॉक्टर गंगानाथ झा, डॉक्टर अमरनाथ झा किस्म के कुलपति उस समय हुआ करते थे। तो उस दौरान धीरेन्द्र वर्मा जी ने इस बात का प्रयास किया, और उनको हिंदी में उनकी पीएचडी जमा हुई, और वो रामकथा यहाँ हुई। तो इन गुरुओं का स्मरण करते हुए कहा गुरु गोविंद, तो गोविंद का थोड़ा स्मरण कर लें। गोविंद के रूप में देवी सरस्वती को याद कर लें। और देवी सरस्वती को इस प्रसंग में मुझे लगता है कि याद करना प्रासंगिक होगा कि कुमार संभव के, कालिदास के कुमार संभव का 7वां सर्ग जब शिव पार्वती का विवाह संपन्न होता है, शिव पार्वती के विवाह संपन्न होते समय जो विभिन्न लोग उनको आशीर्वाद देने आते हैं, उस आशीर्वाद देने के क्रम में सरस्वती भी आशीर्वाद देती हैं। और सरस्वती जब आशीर्वाद देती हैं, ये प्रसंग आता है तो मुझे बड़ी इस बात में रुचि हुई थी कि आमतौर पर जब इस तरह का लेखन होता है तो महिला पात्रों से या अन्य लोगों से अपभ्रंश या प्राकृत बुलवाया जाता है। तो इस जगह कालिदास जैसे महाकवि ने क्या किया होगा, ये मेरी बड़ी जो रुचि का, जिज्ञासा का विषय था। और ये बहुत सुंदर इस जगह बात आती है कि उस जगह कालिदास लिखते हैं कि सरस्वती आती हैं और वर यानी शिव की प्रशंसा और स्तुति वो संस्कृत में करती हैं, और पार्वती के लिए जो प्रशंसा करती हैं वो लोक भाषा में करती हैं, वो दोनों का इस्तेमाल करती हैं। और
सुंदर ढंग से बहुत ही रोचक ढंग से वो प्रसंग आया है। एक चीज की चर्चा मैं और करना चाहूँगा कि हम इस बीच जो बातें हो रही थी, मुझे पहले दिन उपस्थित होने का अवसर मिला था। हम बहुत सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, मतलब बिना भाषा के संकेतों या हाव भाव से जो अभिव्यक्ति होती है, वो भी एक प्रकार की भाषा तो नहीं है लेकिन अभिव्यक्ति है, और उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अंग्रेजी ढेर सारे शब्द हैं, बॉडी लैंग्वेज, मॉड्यूलेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, ढेर सारे ऐसे शब्द हैं, लेकिन हिंदी में उसके लिए ठीक शब्द नहीं मिलते। और कई बार ऐसा लगता है कि क्या हमारे साहित्य में, हमारी परंपरा में इन चीज़ों को कभी गंभीरता से देखा गया है? तो मुझे एक शब्द देखते हुए मिला, और वो शब्द पाके मुझे बहुत इस बात को लेके बहुत आगे रुचि हुई कि रामायण में एक शब्द आता है, वो शब्द आता है इंगितज्ञ। कहा गया है कि दशरथ के जो मंत्री परिषद थी उसमें 8 मंत्री हुआ करते थे, और वो 8 मंत्री इंगितज्ञ हुआ करते थे। और इंगितज्ञ को स्पष्ट किया गया है कि जो भाषा के साथ हाव भाव को देखते हुए, हाव भाव को का ध्यान रखते हुए, आशय को भाषा के साथ कहे जा रहे शब्दों के साथ उसके आशय को भी समझ ले, ऐसे व्यक्तियों को इंगितज्ञ कहा गया है। और इंगितज्ञ की चर्चा बाद में भी आती है वाल्मीकि रामायण में। तो और बहुत मजे की बात यह है कि आप सभी उस प्रसंग से बहुत अच्छी तरह एक इंगितज्ञ की फिर से चर्चा आती है जब भरत मिलाप का दृश्य है। भरत आए हैं राम से मिलने, और राम जिस तरह से महाभारत में शांति पर्व में राजनय की शिक्षा दी गई है भीष्म के द्वारा, उस तरह से बहुत संक्षेप में रामायण में जब भरत राम से मिलने आए हैं, उस जगह राम भरत को राजनय की शिक्षा देते हैं कि राज्य में क्या क्या चीज़ें हैं, ये वो चर्चा में जिक्र करते हैं। और उसमें भी वो कहते हैं कि तुम्हारे मंत्रियों में ऐसे मंत्री हैं जो इंगितज्ञ हैं। ये वो भरत से पूछते हैं, पुष्टि कराना चाहते हैं। एक प्रसंग और राम कथा का, वाल्मीकि रामायण का, मुझे लगता है कि हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उल्लेख करना, 1-2 प्रसंग बहुत ज़रूरी है। प्रसंग आप स्मरण करें किष्किंधा कांड का अंतिम हिस्सा, जब हनुमान सुग्रीव के दूत बनकर राम के पास आए हैं। ये हनुमान और राम की पहली मुलाकात है, आधी से ज़्यादा रामायण हो चुकी है। तब राम हनुमान से मिलते हैं, और हनुमान आके दूत हैं सुग्रीव का, और जिस तरह से वो बातें करते हैं, उनकी पूरी बातों को सुनकर अपना परिचय देते हैं हनुमान, और राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का परिचय पाना चाहते हैं। तो जब अपनी पूरी बात हनुमान कह लेते हैं, उसके बाद राम लक्ष्मण से उनकी कही गई बातें क्या हैं और कैसी हैं, इसके बारे में जो राम ने कहा है, वो अंश संस्कृत में तो बहुत ही सुंदर है वो, लेकिन उसका हिंदी में आशय कुछ बहुत संक्षेप में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक तो यहाँ हनुमान को वाक्यज्ञ कहा गया है, उन्हें इंगितज्ञ नहीं कहा गया है, वाक्यज्ञ कहा गया है। बातचीत करने में कुशल तथा बात के मर्म को समझने वाला, इस तरह से उसको हिंदी में कहा गया है। तो वो परिचय बताते हैं, तो ये हनुमान के बारे में राम लक्ष्मण से कहते हैं कि यह जो व्यक्ति आया है वो बात के मर्म को समझने वाला है। अंग्रेजी में शब्द है जो अंग्रेजी इंटरैक्शंस और कम्युनिकेशंस की स्किल्स की बात करते हैं, तो उसमें 3 तरह के इंटरैक्शन होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, क्रॉस और अल्टीरियर। तो बात के मर्म को समझने वाला मतलब जो बात कही जा रही है उसके अंतर्निहित आशय को समझने वाला, यानी उसके अल्टीरियर मोटिव को समझने वाला। इस तरह से राम उसकी बातों को सुनकर हनुमान के बारे में कहते हैं।
कि वो बात के मर्म को समझने वाला है। सुंदर भाषा में शुद्ध व्याकरण वाला वार्तालाप करने वाला यह व्यक्ति है, यानी परफेक्ट एंड प्योर लैंग्वेज। मुख, नेत्र, ललाट, भौं तथा अन्य सब अंगों से कोई दोष प्रकट नहीं हो रहा है, यानी इसका परफेक्ट नॉन वर्बल फेस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज है। असंदिग्ध और स्पष्ट अभिप्राय है, डाउटलेस स्टेटमेंट्स हैं इसके। रुक रुक कर बिना तोड़ मरोड़ के वाक्य बोल रहा है, मतलब स्ट्रेट स्टेटमेंट है। हृदय में मध्यमा, कंठ में वैखरी, अतः आवाज धीमी न ऊंची, मध्यम स्वर में बोल रहा है, यानी परफेक्ट मॉड्यूलेशन एंड पिच। संस्कार, क्रम, अविलंबित कल्याणमयी वाणी, यानी सिस्टमेटिक। प्रियम प्रिया, जो भी बात कह रहा है वो बहुत प्रिय कह रहा है। हृदय, कंठ और मूर्धा से स्पष्ट अभिव्यक्त होने वाली वाणी, मतलब बहुत इंटीमेट और क्लियर बात कह रहा है। तो देखिए, यहाँ ये लगता है कि हम हमारी भाषा के इस्तेमाल के जितने भी संभव पक्ष हम बहुत आधुनिक जो कम्युनिकेशन स्किल्स में देखते हैं, उन सभी पक्षों को यहाँ राम के माध्यम से कवि ने कहलाया है। दूसरा एक प्रसंग और इस संदर्भ में थोड़ी राम रामायण की बात मुझे भाती है, मैं मानता हूँ कि आप सबको भी भाती होगी, लेकिन उन अर्थों में नहीं जिन अर्थों में वो बहुत ज़्यादा निरर्थक उसकी चर्चा होने लगती है। एक प्रसंग आता है, आप स्मरण करें, वो अशोक वाटिका का प्रसंग है। अशोक वाटिका में जब हनुमान जाते हैं तो सीता बैठी हुई हैं और हनुमान विचार कर रहे हैं। विचार ये कर रहे हैं कि वो सीता से किस तरह से सीता को संबोधित करें, और उनके मन में दुविधा है। वो सोचते हैं कि अगर मैं सीता से संस्कृत में बात करूँगा तो सीता को ये लगेगा कि एक वानर है और ये संस्कृत बोल रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण ने किसी को रूप बदल कर भेजा है, क्योंकि सीता से वो पहले कभी मिले नहीं है। राम से घनिष्ठ हो गए हैं किष्किंधा कांड में सुग्रीव के माध्यम से, और उसके बाद सुंदरकांड के आरंभ में वो आए हुए हैं। फिर सोचते हैं कि ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं लोक भाषा, जो अयोध्या और आसपास की जो जन भाषा है, मैं उसमें सीता से संवाद करूं, ऐसा वो सोचते हैं। बहुत तरह की बातें सोचते हैं, लेकिन अंततः वो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सबसे बेहतर होगा कि मैं सीता को राम कथा सुनाऊं, और उस जगह बहुत संक्षेप में राम कथा, लगभग एक एक श्लोक में एक एक अध्याय वहाँ वो बताते हैं कि किस तरह से राम का जीवन है। बहुत ये एक चर्चा का, जो राम कथा का बहुत गंभीरता से अध्ययन करते हैं, वो इस बात की भी चर्चा करते हैं कि यहाँ जो राम कथा बताई गई है, उस राम कथा में जो आरंभिक बालकांड है वो बालकांड नहीं है, और इसलिए माना जाता है कि जो बहुत स्थापित मान्यता है कि बालकांड और उत्तरकांड जो बाद में जोड़ा गया है, उसके लिए यहाँ भी ये प्रमाण दिया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है कि वहाँ पे वो राम कथा बताते हैं, तो राम कथा में वो उस स्थान तक बताते हैं जिस स्थान तक राम की उनसे मुलाकात हुई है, तो वो रिकैप है एक तरह से। और उधर फिर सीता बताती हैं कि अपनी कथा कि किस तरह से उनका अपहरण हुआ, उसके बाद क्या क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद की जानकारी न राम को है न यूं डिस्क्रिप्शन में आ चुका है, लेकिन हनुमान को फिर वो बताती है। ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इतिहास के विद्यार्थी के रूप में भाषा का अध्ययन मुझे इस तरह से बहुत रोचक लगता है कि भाषा वास्तव में देखिए तो अभिव्यक्ति का माध्यम हम जो सामान्य रूप से कहते हैं, लेकिन इतिहास का व्यक्ति उसे दूसरी तरह से कहता है कि भाषा पात्र, देश और काल तीनों को लाती है। मेरे विचार हैं, भाषा के माध्यम से मैं दूसरे व्यक्ति से इंटरैक्ट करता हूँ, एक्सचेंज करता हूँ, विनिमय करता हूँ। देश यानी एक जगह कोई बात कही जा रही है
वो बात अगर दूसरी जगह सुनी जा सकती है, दूसरे तक पहुंच सकती है, और काल की अगर एक बार कही गई, याद रखी गई, तो वो दोहरा दी जाती है। हमारे यहाँ पूरी परंपरा रही है, जो श्रुति की परंपरा रही है। और इस तरह से जो उदाहरण आते हैं, मैं छत्तीसगढ़ी पे आता हूँ, आप इस बीच जरूर चर्चा हुई होगी कि लेकिन भाषा की दशा कैसे होती है वो बहुत प्रसिद्ध है। जो अलग अलग भाषा और अनुवाद की चर्चा हो रही थी, मुझे लगता है कि बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से हम जब अनुवाद की बात करते हैं, मैंने थोड़ा कुछ संदर्भों को इकट्ठा भी किया है कि बहुभाषी बस्तर, और जो भाषा की बस शासकीय आंकड़े हैं, जो ब्रिक्सन की पुस्तक है उसमें बस्तर की 36 भाषाओं का जिक्र आता है। भाषाएं नहीं, बोलियां होंगी टेक्निकली अगर देखें तो, लेकिन बाद के कुछ शासकीय दस्तावेज हैं जिसमें बस्तर की 72 बोलियों की जिक्र आता है, सरगुजा की 61 बोलियों का जिक्र आता है। ये कुछ जो शासकीय अभिलेख है उसमें। लेकिन 1703 का जो दिक्पाल देव का दंतेवाड़ा शिलालेख है वो बहुत रोचक और मनोरंजक है। जब आप दंतेश्वरी मंदिर में जाएं तो बाईं ओर 2 पत्थर जड़े हुए हैं। पहले पत्थर में दूसरे पत्थर, पहले पत्थर का अनुवाद दूसरे पत्थर में है। पहला पत्थर संस्कृत में है, दूसरा पत्थर कथित रूप से ये माना जाता है कि वो छत्तीसगढ़ी का पहला अभिलिखित नमूना है। और उसको शुरू ही इस जगह से होता है कि कलयुग में अब संस्कृत के बचैया कम है, ते पाए के एला भाषा में लिखे जा। तो समय के साथ किस तरह से भाषा समय को लांघती है और समय के साथ कैसे भाषा का व्यवहार परिवर्तित होता है, इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से वहाँ कहा गया है। इस बात की चर्चा होती है। और बस्तर की संदर्भ में एक बात मैं और ध्यान कराना चाहूँगा आपको। राय बहादुर हीरालाल की मैंने चर्चा की। राय बहादुर हीरालाल ने एक बहुत सुंदर तथ्य का उल्लेख किया है, वो ये कि इंद्रावती नदी के दाहिने तट पर जो शिलालेख मिलते हैं, उन सभी शिलालेखों की लिपि अर्ली नागरी फॉर्म है, संस्कृत भाषा है। लेकिन इंद्रावती के, जबकि दोनों वो इंद्रावती के दाहिने और बाएं दोनों छिंदक नागों का राज्य था, एक ही राजा, एक ही राज सत्ता, लेकिन दूसरी तरफ जो शिलालेख मिलते हैं वो शिलालेख तेलुगु पे मिलते हैं। दरअसल ये छिंदक नाग राजाओं की का जिक्र आता है। बहुत बाद के राजाओं में एक द्विभाषी उड़िया ताम्रपत्र है, उड़ीसा के लोगों के लिए उड़िया में, हिंदी के लोगों के लिए हिंदी में एक ही आशय के दो बातें कही गई हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण, हम कई बार इस मामले में दक्षिण भारत के उल्लेखों का थोड़ा कई बार हमसे उपेक्षित हो जाता है, ओवरलुक होता है। बहुत एक महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है हमको कर्नाटकी का, जो कदम्ब वंश है, कदम्ब राजवंश का एक उल्लेख आता है कि कदम्ब राजवंश ने संस्कृत के समानांतर तत्कालीन भाषा का, जन भाषा का ऑफिशियल प्रयोजन के लिए, शासकीय प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करना आरंभ किया। 12वीं शताब्दी का ये उल्लेख आता है। कुछ उल्लेख आता है कि उसके पहले से भी कन्नड़ भाषा का इस प्रकार से उल्लेख है। तो दक्षिण भारतीय भाषा में कन्नड़ और तमिल दोनों भाषाओं को अपनी उनकी प्रतिष्ठा रही है, वो चर्चा होती है। एक सरसरी नज़रिए से हम देखें तो भाषा का अंतर जो हमको दिखता है कि छत्तीसगढ़ी का विस्तार या प्रसार, जिस स्वरूप को हम आमतौर से इस्तेमाल करते हैं, कांकेर तक जाने के बाद, केस काल के बाद वो फिर बदलने लगता है। ठीक उसी तरह अगर हम उत्तर में जाएं तो ताराघाट आता है, ताराघाट के बाद, और अगर मैं उदाहरण से उसको स्पष्ट करना चाहूँ तो हम यहाँ अगर जाबे या जाखस किस्म का शब्द बोलते हैं, आप ताराघाट के जैसे ही ऊपर जाते हैं तो 1/4 ई जुड़ जाता है। जाबे के बीच में जाइबे, आ की मात्रा 3/4 टूट जाती है और ई 1/4 आ जाता है। और ये जो 3/4 और 1/4 है, वो डांगों से आगे आप जाते हैं तो वो आधा आधा हो जाता है। और करते करते अगर आप प्रतापपुर तक पहुंच जाते हैं तो वो फिर 3/4 ई हो जाता है, 1/4 आ रह जाता है। तो इस तरह से
वो जिस अर्धमागधी की पूर्वी हिंदी की बात हो रही थी, पूर्वी मागधी या अर्धमागधी या पूर्वी हिंदी का जो स्वरूप है वो वहाँ दिखाई पड़ता है। और उसी तरह जो नरिया की अभी चर्चा हुई, या राजनांदगांव जहाँ थोड़ा सा मराठी का वहाँ प्रभाव आने लगता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। मेरी रुचि का एक कारण और है, पुरातत्व के अध्ययन के साथ हमको भाषा का स्थान नामों के साथ जो संकेत मिलने शुरू हुए, उसके कारण भाषा में मेरी थोड़ी रुचि हुई। और मैं आपके भी ध्यान में लाना चाहूँगा कि हम किसी क्षेत्र में सर्वेक्षण के लिए जाते थे तो पहले वहाँ के ग्राम के नाम, गांव के साथ और भी अन्य जितने भी नाम मिलते हैं उसको पहले अपना होमवर्क करके जाते थे। और मजे की बात, जो पेंटेड रॉक शेल्टर है, चित्रित शैलाश्रय है, देखिए चित्रित शैलाश्रय का नाम जो छत्तीसगढ़ में मिलता है वो बहुत सारा उस तरह का नाम मिलता है कि चित्राओं, जहाँ चित्र बने हैं, कोहबऊ एक सरगुजा में, कोरिया में एक स्थान है कोहबऊ, तो कोहबर जहाँ इस तरह के चित्र बनाए गए होते हैं। चितवा डोंगरी राजनांदगांव और बालोद की सीमा पे स्थान है। सीता लेखनी या कबरा पहाड़, इस तरह के जो नाम हैं, ये नाम अपने आप में बताते हैं। ठीक उसी तरह गांव के नाम में जो देउरपाड़ा, देवगांव, देवरानी जेठानी, सोनई रुपई, जांजगीर के क्षेत्र में खैया तालाब बहुत मिलता है, यानी पुराने गढ़ के चारों ओर जो खाई थी वो खैया तालाब कहा जाता है। तो जहाँ खैया तालाब मिला तो हमको अनुमान हो जाता है कि ये प्राचीन स्थान है, यहाँ कोई पुराना गढ़ रहा होगा। ठीक उसी तरह कलापुर, छोटे बड़े, इस तरह गाँवों के साथ जो नाम मिलते हैं उससे समझने को ये बात मिलती है। एक छोटा उल्लेख मैं करूँगा, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए जो अनुवाद का काम करने का हुआ, तो वो काम करने के समय जो बहुत सारे यहाँ हमारे मार्गदर्शक और सहयोगी अशोक तिवारी जी, राकेश तिवारी जी हैं, इन लोगों ने बहुत उसमें मदद की थी। उसका एक रूप मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि शिवनाथ नदी है, जो मैदानी छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं, शिवनाथ नदी विभाजक रेखा बनती है और इतनी स्पष्ट विभाजक रेखा बनती है। संयोग ये कि मेरा बिलासपुर और रायपुर से उतना ही रिश्ता रहा है, तो मैं उस फर्क को मैं मानता हूँ कि बहुत आसानी से महसूस कर पाता हूँ कि हम जैसे ही शिवनाथ नदी पार करते हैं, कुछ शब्दों का एकदम से फर्क होता है। अगर शिवनाथ नदी के हम बाएं तट की बात करें, यानी मोटे तौर पे उसको मैं अभी फिलहाल बिलासपुर रायपुर कहता हूँ, जो विनोद कुमार शुक्ल जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता का शीर्षक भी है, तो बिलासपुर रायपुर अगर कहूँ तो बिलासपुर में जो बिही है वो रायपुर में जाम है। आप बिलासपुर में जाम कहें तो वहाँ जामुन का ही अर्थ समझा जाएगा। आप बिलासपुर में जो मेढक है वो वेंचा है, तो रायपुर में वो मेचका है। यहाँ बेंचा का कोई, वहाँ जो तालाब है यहाँ आके वो तरिया है। एक बहुत छोटा सा शब्द है, हम बिलासपुर में जितने भी लोग हैं वो बोलेंगे तो बोलेंगे कि क्या, तो कुछ नहीं, और रायपुर में हर आदमी बोलेगा कहीं नहीं। तो कुछ और कहीं जिसके बोलने में है, आप समझ सकते हैं कि कौन सा रायपुर वाली छत्तीसगढ़ी चल रही है, कौन सी बिलासपुर वाली छत्तीसगढ़ी चल रही है। जैसे रायपुर क्षेत्र में एहरे, एहराए किस्म की बातें होती हैं। अनुवाद में एक बार ये भी दिक्कत आती है कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें अलग अलग किस प्रकार से है कि जैसे हम दिशा की बात या किस क्षेत्र की बात हमको करना होता है, तो कुछ शब्द जो मुझे याद आए, कौन तरफ अगर कोई जा रहा है या कोई चीज़ किसी दिशा में स्थापित है, कौन तरफ, कौन गति, कौन मेरा, कौन मेरा, कौन मेर, कौन अंगर, कतिवर, इतने तरह के प्रयोग होते हैं और ये समानार्थी तो हैं ही, लेकिन ये क्षेत्रीय विभेद से हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इसका प्रचलित रूप अलग अलग होता है। मैं आखिरी कुछ बातें कि हमको कई बार बोली को भाषा के साथ
बहुत अगर कई बार कह दिया जाए कि छत्तीसगढ़ी बोली है तो कुछ बहुत छत्तीसगढ़ी वादियों को बुरा लग जाता है कि बोली कह के किसी भी अभिव्यक्ति माध्यम का अपमान किया जा रहा है, जबकि बोली जब भाषा बनती है तो मानकीकरण का, स्थिरीकरण का बहुत सारा समझौता उसको करना पड़ता है। बहुत सारा बोली का लोच है, तय जाथस तय जाथस। लिखने में शायद कोई बहुत फर्क नहीं होगा, लेकिन बोल के जो उसमें वो मैं आप ज़्यादातर लोग सुने हैं, उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आप मन में ध्यान कर लीजिए कि श्यामलाल चतुर्वेदी जी थे और जब वो छत्तीसगढ़ी बोलते थे, खरी मजनिया, या पालेश्वर शर्मा जी जिस तरह से इस्तेमाल करते थे, न चिराई चाँव करे न गहुआ पाँव करे, किस्म से जो वो इस्तेमाल करते थे, वो लिखने में अगर शब्दों में आ गया है तो वो नहीं आता। और भाषा के साथ ये एक थोड़ी सी मुश्किल तो होती है कि उसको आपको लिखने में लाना होता है। छोटी एक बात और मैं खासकर जो विद्यार्थी हैं उनसे चर्चा करना चाहूँगा। एस्पेरेंटो का जिक्र किसी के ध्यान में है क्या? कोई आप स्टूडेंट्स में से बताएगा एस्पेरेंटो एक दूसरी भाषा है क्रियोल। क्रियोल शब्द से आपको परिचित है? क्रियोल से जी हाँ, क्या क्रियोल क्या है? क्रियोल अगर परिचित है तो क्या है वो शब्द, क्या है क्रियोल का मतलब क्या है? चलिए ठीक है। हाँ जी, अच्छा ठीक है, प्लीज बैठिए। सर, जब बहुत सारे लैंग्वेजेस मिलके एक लैंग्वेज बनाते हैं, सबका अंश मिलकर जब एक लैंग्वेज फॉर्म करते हैं, उसको बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, किसी को जांचने के लिए मैंने इसका उल्लेख नहीं किया, प्रसंगवश किया कि क्रियोल का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक बहुत सुंदर जब भाषाओं की बात होती है तो एस्पेरेंटो और क्रियोल दो को हमेशा मुझे याद आती हैं। एस्पेरेंटो इसलिए क्योंकि वो यूनाइटेड नेशंस की भाषा है और ऐसी भाषा है जो पूरी तरह से गढ़ी हुई भाषा है और जिसको यूएन ने मान्य किया है। और क्रियोल में स्पेशली जो हवाईयन क्रियोल है, हवाईयन क्रियोल के साथ बहुत रोचक ये है कि हवाई द्वीप समूह में अलग अलग क्षेत्रों से जो वहाँ मजदूर गए थे, प्रवासी गए थे, वो प्रवासी जितने भी एडल्ट होते थे, माँ पिता होते थे, वो काम पे चले जाते थे, बच्चे रह जाते थे, अलग अलग क्षेत्र के बच्चे थे, तो वो अलग अलग भाषा परिवारों के बच्चे थे, वो आपस में बात करते थे। आपस में बात करते करते एक ऐसी भाषा विकसित हुई जिसके व्याकरण नियम, जिसके शब्द अलग। एक प्रोफेसर डेरेक पिकल्टन जो अमेरिकी हवाईयन यूनिवर्सिटी के लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर हैं, डेरेक पिकल्टन, उन्होंने ये अध्ययन किया, ये शोध किया और उसमें उन्होंने बताया तो वो शायद ज्ञात रूप से दुनिया की अकेली ऐसी भाषा है जिस भाषा को बच्चों ने विकसित किया और बच्चों से फिर बड़ों ने सीखा। वो अपने किस्म की एक भाषा का दुर्लभ नमूना है, ऐसा संयोग है। और क्या कहें, बात होती है भाषा के इस्तेमाल की, ये तो भाषा के इस्तेमाल में तो हमेशा भाषा ही है जो ढेर सारी बातें कही गई हैं। और भाषा मीठी हो, भाषा का प्रयोजन तो यही है, अभिव्यक्ति मीठी हो, हनुमान जी की तरह बहुत सार्थक और प्रयोजन मूलक हो। और इस बात का तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात हो तो सबसे अच्छा होता है। और आखिर में मुझे लगता है कि शायद विनोद कुमार शुक्ल जी की भाषा में हम वो शपथ दोहरा सकते हैं। आप दोहराइए मत, मैं पढ़ देता हूँ, आप अपने मन में दोहरा सकते हैं उसको, जो उनकी एक बहुत छोटी सी कविता है कि अपनी भाषा में शपथ लेता हूँ कि मैं किसी भी भाषा का अपमान नहीं करूँगा और मेरी मातृभाषा हर जन्म में बदलती रहे, इसके लिए मैं बार बार जन्म लेता रहूं। यह
मैं जीव जगत से कहता हूँ, चिड़ियों, पशुओं, कीट पतंगों से भी। और जैसा मैंने कहा था कि मैं फिर से अपनी आरंभिक बात दोहरा देता हूँ कि मेरे लिए ज़्यादा सहज होता है माइक पे हिंदी, माइक के बाहर आकर छत्तीसगढ़ी। धन्यवाद। आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके सारगर्भित वक्तव्य के लिए, और जिस तरीके से आपने बताए हो कि समय के साथ कैसे भाषा के व्यवहार बदलते, कैसे स्वरूप मिलते, राम कथा और रामायण के विभिन्न पहलू हमारा अलग तरीके से आपने दिखाया, उसके लिए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। और एक पश्चात जैसे मैं आप मतलब बता रही हूँ कि हमारे 3 दिवसीय के राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में हमारे अनुसार कई जिला के शोधार्थी, विद्यार्थी और प्रोफेसर बहुत जन शामिल हो रही हैं। तो वही क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं फीडबैक के लिए कुछ हमारे अतिथि मंडल आमंत्रित करना चाहूँ, और बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप मन से आग्रह करूँ कि बिल्कुल 1-1, 2-2 मिनट के ही फीडबैक अपन हमारा देवो। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर चुन्नीलाल साहू जी का आमंत्रित करना चाहूँ, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय पंडित शर्माचरण शुक्ल महाविद्यालय। डॉक्टर चुन्नीलाल साहू जी। बहुत धन्यवाद मैडम। मंच पर आसीन विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय डॉक्टर केशरीलाल वर्मा जी, यागोर सिंह जी, और साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला के अध्यक्ष डॉक्टर शैल शर्मा मैडम, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर गौतम जी, और ये मंच के सामने जो प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति में बैठे जिनका पहुंचना है, सबला मैं सादर पहलगी करत हूँ, और जितना भी हमारे प्राध्यापक साथी हैं, शोधार्थी है, सबला जोहार। जैसे कि मैडम बता ही चुके हैं कि मैं पंडित श्यामाचरण शुक्ल से एक शोधार्थी के रूप में एक संगोष्ठी में भाग लेके जरूर आया हूँ। कुछ बात है कि भाई छत्तीसगढ़ी के व्यवहार करना चाहिए, वही श्रेणी में मोरो गिनती आते ला बताया मोला कुछ संकोच नहीं हुए, मैं खुल के बोलता हूँ, वही श्रेणी में मुँह आता है। कॉलेज में हमारे डॉक्टर जया सिंह, प्रोफेसर, सहायक प्राध्यापक, शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय घोबरा नवापारा रायपुर, छत्तीसगढ़ में लोक साहित्य विषय पर शोध पत्र। राहुल तिवारी जी, सहायक प्राध्यापक, महाराजा अग्रसेन कॉलेज रायपुर, मैथ्स विश्वविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य में लोकगीत विषय पर शोध पत्र।